जय हिंद, वड़कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। हमारा वीकली टेस्ट पेपर आ चुका है नर्सिंग असिस्टेंट का सेट 10 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन के अंतर्गत फ्री वीकली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है। तो वो वीकली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन में जाइए और उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। इससे आपके ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। इसीलिए ये जो वीकली टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम जो है अच्छे से दे सको। चलिए अब हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टार्ट विद जीके पोर्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश? तो कहाँ पर की गई थी? पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ही के द्वारा ही अंग्रेज भारत में आए थे, तो उन्होंने कहाँ पर स्टैब्लिश की थी? सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कब गाया गया था जन गण मन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया था 1896 में, 1905 में, 1911 में या फिर 1909 में? तो कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 में। और स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप डीपली हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर नर्सिंग असिस्टेंट की बैच चलाई जा रही है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड करी गई है और टेस्ट सीरीज भी फ्री में अवेलेबल करवा दी गई है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप बैच रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे डिस्प्ले और व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हो रिलेटेड टू द बैच। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? तो कोस्ट लाइन, कोस्टल एरियाज जो हैं हमारे जुड़े हुए, समुद्र से जुड़े हुए, उनकी टोटल जो लेंथ है वो पूछी गई है। तो वो स्टूडेंट कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो कौन सी खरीफ की फसल इनमें से नहीं है? मूंगफली, सरसों, कपास और मक्का। तो खरीफ की जो फसल है उसमें से कौन सी है? नहीं है सरसों, यानी कि मस्टर्ड। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। द अर्थ इज एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो कब होती है, किस डेट को होती है स्टूडेंट? जनवरी में, 3 जनवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई को, 11th ऑफ जुलाई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न एंड मोस्ट कम्प्रेहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस देश का है? हमारे भारत का, इंडिया का। और अब इंडिया नहीं भारत कहना है, इसका नाम भी चेंज हो रहा है, भारत कहा जाएगा अब हमारे देश को। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? शंघाई यानी चीन में, चाइना में। आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? विच रॉकेट इज यूज्ड इन द आदित्य L1 मिशन? जी हाँ, चंद्रयान 3 मिशन के बाद हमारा आदित्य L1 मिशन भी चल रहा है, जिसमें सन की स्टडी की जाएगी। किस रॉकेट के थ्रू ये भेज दिया गया है आदित्य L1? और ये किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया है? PSLV C-57 रॉकेट के थ्रू। ये हमारा फर्स्ट इंडियन मिशन है टू स्टडी सन। और इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ लिया जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दिस इज द फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज G20 स्टैब्लिश? तो इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? 1999 में। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या के 1/4 से 10 अधिक है तो वह संख्या का 60% क्या होगा उस संख्या का? इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर, तो हमें नंबर तो पता ही नहीं है, उसका 1/3 कैसे निकालेंगे? तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है? x है। अब इन्होंने कहा कि 1/3 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 उस नंबर का, इस 10 ज़्यादा है। अब 10 किससे ज़्यादा है? जिससे ज़्यादा, जिससे कंपेरिजन किया ना उसी में से जोड़ा जाएगा। तो ज़्यादा है तो हम जोड़ देंगे। 10 इज़ मोर है इसलिए प्लस करा है। 1/4 ऑफ द सेम नंबर, इसी नंबर का 1/4 से 10 अधिक है 1/3 इस नंबर का।
तो ये जो नंबर आप फाइंड आउट करोगे इसका 60% बताओ कितना होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 ये x, 1/4 यहाँ आ जाएगा, 10 यहीं पर रह जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4x - 3x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 10, और x की जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी यहाँ से 120। चलिए अब हम 60% निकाल लेते हैं 120 का, वो कितना होगा 60 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72 बार छंग 72। तो राइट आंसर क्या आया स्टूडेंट आपका यहाँ पर 72 है वो नंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आयताकार भूखंड 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनाए हैं। 2 रेक्टेंगल क्यों बनाए हैं? क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। चलिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया आपका। अब इस प्लॉट का इन्होंने क्या कहा है कि 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लॉन्ग लेंथ हो गई, और 20 मीटर ब्रॉड है, ये इसकी क्या हो गई ब्रेड्थ हो गई। इनसाइड देयर इज़ अ पाथ ऑफ 7 मीटर। तो इसके अंदर क्या है? एक 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है इसके आसपास। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ? तो ये जो पाथ है इसका एरिया इन्होंने पूछा है, तो इसका एरिया हमें बताना। तो इसका एरिया हम कैसे बताएंगे? ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल जो है, ये पार्ट अगर हम हटा देते हैं, इसको मैं ग्रीन से यहाँ पर शो कर देती हूँ, ये जो पार्ट अगर हटा दिया तो हमें क्या आ जाएगा? जो गिवन है पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। तो किस तरह से निकलेंगे? बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये तो एरिया हो गया। अब बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ कितनी है 50 और ब्रेड्थ है कितनी 20। अब इसमें से आपको माइनस करना है, हटाना है छोटा वाला रेक्टेंगल। अब छोटे वाले रेक्टेंगल के हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ तो है ही नहीं, है ना। इसकी टोटल कितनी है 50 है। अब 50 में से 7 इधर से आप माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और 7 इधर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 14। तो 50 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ। और इसी तरह से ब्रेड्थ में से भी ऊपर से 7 और नीचे से 7 माइनस कर दोगे तो 20 - 14 इसमें से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा रेक्टेंगल जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा ना। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000 माइनस 14 माइनस करोगे 15 में से तो कितना आएगा 36 इंटू 20 - 14 6, 36 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 216। 216 1000 में से माइनस कर दीजिए, कितना होगा 10 - 6 4 8 और 7 784 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? जो पाथ है ये, इसका एरिया कितना आया 784 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एलसीएम 280 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वो नंबर बताइए। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 280 एंड देयर रेशियो इज 7:8, देन फाइंड आउट द नंबर। तो इस तरह से रेशियो में नंबर दिए हैं तो हम नंबर क्या अज्यूम करेंगे? लेट द नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स 8x एंड 7x, ये 2 नंबर होंगे जिस रेशियो में दिए वही हमारे नंबर अज्यूम हो जाएंगे। और हमें पता है स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताई, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट 2 नंबर, उन 2 नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ क्या होता है? जो भी नंबर हमको दे रखते हैं स्टूडेंट, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उनमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो कॉमन होता है दोनों नंबर में। तो इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? एक्स। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जो कॉमन नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। ये एक्स हमारा कॉमन आ गया यहाँ पर, तो एचसीएफ हो गया एक्स। एलसीएम गिवन है 280 और वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 8x इंटू 7x। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 1x से यहाँ 1x कैंसिल हो जाएगा तो x तो है ही नहीं, 280 यहाँ पर बचा, और 8 7 56 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2 2 4 8 2 4 2 2 4 2 8 16 2 7 14 2 1 2 2 4 8 14 5 70। तो x की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट हमें यहाँ पर 5। चलिए तो x की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा? वो नंबर बताइए, दैट नंबर। तो 8x पहला नंबर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो 8 इंटू 5 40, दूसरा नंबर हो जाएगा 7x, 7 इंटू 5 35। तो नंबर क्या हुए 40 और 35। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
राहुल और श्याम मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन राहुल अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो गणना करें कि श्याम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो राहुल एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 35 डेज। तो हम जब भी स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिया हो तो आप बोलोगे कि राहुल प्लस श्याम ने 35 डेज में ये जो है काम कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको इस तरह से इन्वर्स करके लिखना है। राहुल और श्याम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 1/35। ये दोनों का मिलके 35 दिन का काम हुआ, लेकिन हम एक एक दिन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1 राहुल का एक दिन का काम प्लस श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, 1/35। चलिए ये तो हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, राहुल अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। तो राहुल अकेला एक दिन में कितना काम कर पाएगा, इतना। अब इन्होंने बोला है कि जो शाम का काम है, शाम कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो 1/60 प्लस 1/s इज इक्वल टू 1/35। यहाँ लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में। चलिए इसको माइनस कर देंगे। तो शाम एक दिन में कितना काम करेगा, वो आ जाएगा 60 - 35 / 60 × 35। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 25 / 60 × 35। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 84। तो 1/s की वैल्यू कितनी आएगी, 84 आएगी। 1/84 आएगी। हाँ, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा शाम काम को, 84 डेज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin θ + 3 cos θ बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के तो बिल्कुल नहीं डरना। क्या करना है, इस तरह से a sin θ + b cos θ आपको दिया हो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला ट्रिक क्या होती है, आप √a² + b² फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a क्या होता है यहाँ पर और b क्या होता है। a होता है जो साइन का कोफिशिएंट होता है और b जो कॉस का कोफिशिएंट होता है। तो 2² + 3 का स्क्वायर ये अंडर रूट में होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 4 कितना होगा, 13। तो √13 क्या आया, इसका आंसर आया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं फिजिक्स का। उसके भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम का नियम किस मामले में मान्य है, ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ। तो किस केस के लिए मान्य है, इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में पास हो रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये जो है वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये हम इसमें कंडक्टर की बात करें, इसमें करंट फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर में तो होगा ही नहीं, इंसुलेटर के लिए तो अप्लाई है ही नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से वैलिड किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, कंडक्टर्स यानी कि चालकों के लिए ये जो है नियम अप्लाई होता है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, आपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल। जिस भी मटेरियल की डेंसिटी पूछा है वो डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी दिए गए पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। अब घनत्व और घनत्व दोनों सेम है, D और D, तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो जो आपेक्षित डेंसिटी निकलेगी, आपेक्षित घनत्व, उसकी यूनिट ही नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसे हम कहते हैं ना लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। तो इसकी भी मीटर है और इसकी भी मीटर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी और इसकी जो यूनिट निकलेगी वो बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट। सभी मूलभूत बलों में से सबसे कमजोर कौन सा है, द वीकेस्ट ऑफ द ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है स्टूडेंट वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल। तो सबसे जो क्षीण है, कमजोर बल है, वो कौन सा है इन सभी में, सबसे कम वैल्यू किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की है, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पूछ ले, न्यूक्लियर फोर्स की पूछ ले, किसी की भी पूछी जा सकती है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है
डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो परिवर्तन दिखाता है। किसमें परिवर्तन दिखाता है, क्या शो करता है? हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज चेंजेस इन। तो हाइड्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट जो कि क्या समुद्र तल के नीचे की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ ये क्या बताता है, पानी के नीचे की ध्वनि में कितना डिफरेंस है, वो जो साउंड डिफरेंस है उसको भी बताता है अंडर वाटर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे के लिए क्यों खींच लेते हैं, किस लिए खींच लेते हैं नीचे? वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू द लोअर। क्यों खींच लेते हैं नीचे, क्यों कर लेते हैं हाथ? क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है यानी कि मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल v डिवाइड बाय टी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये होता है। अब ये हाथ जब पीछे खींच लेते हैं, मान लो बॉल यहाँ से आ रही है और यहाँ उनका हाथ है, लेकिन थोड़ा और पीछे हाथ को ये कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये समय जो है बढ़ा देते हैं बॉल को पकड़ने का, कैच करने का। अब ये टाइम जब इंक्रीज होगा तो यहाँ इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हो, टाइम अगर बढ़ेगा तो ये जो बल है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स बॉल के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा उनके हैंड पर, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बल को कम करने के लिए ही ये क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हाथ पीछे करके। तो इससे क्या होगा, उनका जो मोमेंटम है यानी कि संवेग है, संवेग क्या होता है, m इंटू वी। तो इससे क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए किसके लिए ये हाथ को पीछे खींचते हैं, क्या बल के लिए या फिर टाइम के लिए? इसके लिए तो करते ही हैं, लेकिन जो ओवरऑल है मोमेंटम चेंज जो है, संवेग है, उसके लिए इसको क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हाथ को पीछे खींच लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी का, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, विच इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इन दोनों के बीच की कड़ी इन सभी में से क्या है, क्या अमीबा है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर आरएनए? तो स्टूडेंट इन सभी के बीच की जो कड़ी है उसे वायरस कहा जाता है, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। लाइकेन को दो जीवित जीवों का सहजीवी संघ माना जाता है, इनमें से कौन से जीव शामिल है? लाइकेन इज कंसिडर्ड टू बी द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन इट? तो हमने बहुत बार ये देखा है, एल्गी यानी शैवाल और फंगाई, इसके आसपास क्या होती है, फंगाई यानी कि कवक। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। फंगाई से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाएगा, लाइकेन। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्गी एंड फंगाई, शैवाल और कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ, फाइबर, मसाले, फल और पेय पदार्थ के जो फसलें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? अवर मेजर फूड्स, फाइबर, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बेवरेज क्रॉप्स आर कम्स अंडर, क्या वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है? जिम्नोस्पर्म्स नहीं होंगे क्योंकि ये फ्लावर्स नहीं होते, इनमें सीड्स से होते हैं, सिर्फ टेरिडोफाइट्स होंगे या ब्रायोफाइट्स होंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स जो कैटेगरी है जिसमें फ्लावर्स आते हैं, सिर्फ यही एक कैटेगरी जिसमें फ्लावर्स और सीड्स दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, फूल वाले पौधे। HCl स्त्रावित होता है, HCl इज सेक्रेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा सेक्रेट होता है, ऑक्सीनेटिक सेल्स के द्वारा, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है जिसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह पदार्थ जो लगभग 80% साइटोप्लाज्म बनाता है, द सब्सटेंस दैट मेक अप 80% ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पता है सेल के अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है, जिसके अंदर हमारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं रहती हैं, इस जो सब्सटेंस है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और मैक्सिमम सेल का जो पार्ट है मैक्सिमम वो किसका बना होता है, वाटर। तो साइटोप्लाज्म का जो 80% पार्ट है वो किसका है, वाटर यानी पानी का। मक्का का दाना क्या है, मेज ग्रेन इस क्या एक सीड है, एम्ब्रायो है, ओवल है, बीजांड है या फिर फ्रूट है? तो क्या है स्टूडेंट, ये एक फ्रूट है, इसको बीज नहीं मानना है, बीज मत मान लीजिएगा, इट्स अ फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन से ज्यादातर लकड़ी वाले पेड़ ही हमेशा 12 मासी रहते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली वुडी ट्रीज ऑलवेज पेरेनियल। तो पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऑलवेज वाले, जिम्नोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, सीड्स होते हैं, और सीड्स जो होते हैं नेक्ड होते हैं, बिना कवर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेफड़े स्थित हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन द, तो कौन सी गुहा में, कैविटी में सिचुएटेड होते हैं हमारे लंग्स? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमारे जो लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी हार्ट का भी पूछ लिया जाता है। लंग्स और हार्ट दोनों जो है सेम कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। हमारी बॉडी कैविटी जो है, हमारा चेस्ट आपको पता होगा, यहाँ पर हमारा मुंह है, ये चेस्ट वाला पोर्शन होता है। यहाँ हमारा एब्डोमेन आ जाता है, स्टमक वगैरह यहाँ पर होते हैं। और ये जो कैविटी है इसको क्या कहा जाता है? थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं हमारे हार्ट एंड लंग्स। कान की कुल कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स बोन, तो टोटल पूछिए यहाँ पर। तो एक कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 3 होती हैं। और कौन कौन से उनके नाम? MIS करके मैंने बताया भी था आपको। M से मेलस, I से इंसस और S से स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी में। स्टेपिस होती है कान की हड्डी। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 हड्डियाँ एक कान में पाई जाती है। तो टोटल दोनों कान की मिला के कितनी हो गई स्टूडेंट? 6 बोन्स। मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमने बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप की होती है, जो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो उनमें से जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स इज द लिम्फोसाइट्स। निकेल के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विच डिसीज इज कॉज बाय द निकेल? तो निकेल के कारण कौन सी बीमारी होती है? ताई, त्वचीय शोथ, या फिर सीखने में अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, अस्थमा, दमा। तो कौन सी होती है स्टूडेंट? त्वचा रोग, त्वचीय शोथ जिसे कहा जाता है डर्मेटिटिस। अब ये क्या होती है? तो इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ योर स्किन, जो रेशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, त्वचा में सूजन आ जाती है, जो किसके कारण होती है? निकेल के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट है, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर नोन एज। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? देह गुहा आपने नाम सुना होगा, सिलोम। सिलोम का नाम सुना होगा, जिसे देह गुहा, बॉडी कैविटी भी कहा जाता है। तो जब हमारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो स्टेज में, एम्ब्रायो बनता है, तो उस टाइम जो सेल्स होती है डेवलपमेंट के कारण, बढ़ने के कारण जो होती हैं, कुछ कैविटीज बना लेती है। हमें पता है कि हमारी सेल्स में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। सबसे आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म, और बीच वाली को कहा जाता है मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है, जब सेल का फॉर्मेशन होता है, बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है? कैविटीज बनती जाती है, होल्स बन जाते हैं, ऐसी जगह बन जाती है। सबसे इनर लेयर रहेगी, फिर मीजोडर्म रहेगी, और फिर एक्टोडर्म रहेगी, और इस तरह से एक कैविटी यहाँ पर बन जाएगी और गुहा बन जाएगी। और आगे जाकर ये जो गुहाएं होती है, इन्हीं में हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। ऑर्गन्स के लिए जगह बनती जाती है। तो ये जो कैविटी होती है, इसे क्या कहा जाता है? सिलोम कहा जाता है। तो जिस बॉडी में, जिस ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में जो है सिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम्स पाए जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को जगह चाहिए, तो सेल्स जब बड़ी होंगी तो कैविटीज़ बन जाएगी हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? जिनमें अब प्रेजेंट होती है उन्हें सिलोमेट कहा जाता है। और जिनमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अब्सेंट होती, नहीं होती है सिलोम, उन्हें क्या कहा जाता है? असिलोमेट, अगुही एनिमल्स। गैर प्रदूषणकारी नवीनकरण ऊर्जा का एक उदाहरण है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग रीन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है और जिसे हम फिर से प्राप्त भी कर सकते हैं। क्या टाइडल है? टाइडल यानी ज्वारी एनर्जी जो होती है, उससे क्या पॉल्यूशन होता है? नहीं। टाइडल तो रिन्यूएबल है, मिलती रहती है। हवा, सोलर एनर्जी, तो ये सभी क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग रीन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी है, गैर प्रदूषणकारी और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कौन सा विटामिन बहुत ही अस्थिर होता है और खाना पकाने के साथ साथ भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट भी हो जाता है? विच विटामिन इज वेरी लेबाइल एंड इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज। तो ये जो विटामिन है खाना बनाते समय डिस्ट्रॉय जो हो जाता है, उसका कहा जाता है विटामिन सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट? क्या ग्रास में पाए जाते हैं, घास वाले पौधे में, या फिर सिट्रस फ्रूट जिनमें खट्टे फल लगते हैं वो? फलीदार पौधे लेग्यूम्स प्लांट में पाए जाते हैं, या फिर नीम ट्री में पाए जाते हैं? तो जो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करें, तो जो फलीदार पौधे होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं, दालें जो होती हैं मैक्सिमम, जैसे कि पीस की अगर बात करें, मटर,
तो ये फलीदार पौधे होते हैं, इनमें ज़्यादातर ये जो है जीवाणु पाया जाता है इनकी जड़ों में। तो राइट आंसर क्या होगा, फलीदार पौधे, लेग्यूमिनियस प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है आयनिक ठोसों के गलनांक व कथनांक होते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। किस टाइप का स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है? इलेक्ट्रो स्थिर वैद्युत बल। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में ये जो फोर्स पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट भौतिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, आर फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, आर केमिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के समान ही नहीं होते, आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, या फिर हैव अ सेम मास नंबर। तो सेम मास नंबर वाले को आइसोटोप्स कहते ही नहीं हैं। एटॉमिक नंबर इनका जो है वो सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, और ये एक दूसरे के समान नहीं, समानता इनमें होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ये एक दूसरे से किस तरह से सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं? तो स्टूडेंट्स दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है, या फिर एल्यूमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है? क्या कार्बन के साथ अपचयित करते हैं बाय रिडक्शन विद द कार्बन, या फिर रिडक्शन विद द मैग्नीशियम के साथ अपचयन किया जाता है, या रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयन किया जाता है, या फिर पिघले हुए क्रायोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइड की बात होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस जो मेथड है वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से सामने। तो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस इन द मोल्टन क्रायोलाइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे लचीला धातु कौन सा है? द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। तो सबसे ज्यादा जो लचीली धातु है, तन्य धातु, लचीली धातु पूछा जाए तो वो कौन सी होगी? गोल्ड, सोना। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे कम किस में होगी? द कार्बन कार्बन बोन लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट किस में होगी? सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, और फिर सबसे कम किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। अब यहाँ पर जो इथेन है इसमें तो सिंगल बॉन्ड होगा। एथिलीन है ना, ये एथिलीन है, एथिलीन में डबल बॉन्ड होगा। बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट। एसिटाइलिन की अगर हम बात करें, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्शन? बर्निंग ऑफ कोल है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिमूव होती है, नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये तो है, इट इज़ केमिकल रिएक्शन। पानी का भाप में रूपांतरण, तो स्टेट कन्वर्जन जब होता है लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, इनमें कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बताई, हर एक पेपर में क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ और बताती हूँ। तो इट्स अ फिजिकल जो है ये मेथड होती है। डाइजेशन ऑफ फूड में नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, इट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, ऑल्सो न्यू सब्सटेंसेस में क्रिएट होता है, इट्स ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इट्स अ फिजिकल रिएक्शन। कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है। कार्बन अकर्स इन नेचर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। यहाँ पर अभी फिलहाल ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन ब्लैक और कॉल दिया, तो इन सभी में जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है अमंग दीज ऑप्शन बात कर रही हूँ मैं, सबसे प्योरेस्टम जो सब्सटेंस है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? डायमंड यानी कि हीरा। अमोनिया है, अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना होता है, मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑब्वियसली NH3 इसका फॉर्मूला होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तो बना ही है, तो इट्स राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अम्लीय प्रकृति का होता है? नो, इट्स अ बेसिक नेचर, क्षारीय माध्यम का होता है, प्रकृति का होता है ये। हेबर विधि द्वारा निर्माण किया जाता है, हाँ हेबर विधि आपने सुनी होगी। अमोनिया का निर्माण किया जाता है पानी में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर। क्या ये पानी में घुलनशील है अमोनिया? यस, इट्स सोल्यूबल इन वाटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं। तो राइट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
किस जलीय घोल का पीएच मान 12 हो सकता है? द पीएच वैल्यू ऑफ 12 मे बी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसका जो है पीएच मान 12 हो सकता है? तो स्टूडेंट पीएच मान जब होता है, जैसे हम 7 से ऊपर जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, तो जैसे हम इधर जाते हैं तो जो बेसिक नेचर है क्षारीयता बढ़ती जाती है, और जैसे नीचे जाते हो तो एसिडिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाएगी, है ना। 12 जिसका मान होगा बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये तो स्ट्रॉन्ग जो है एल्केली है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ऑब्वियसली इसका तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। लिथियम हाइड्रोक्साइड सेम एज सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है? इसका वैल्यू न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है सॉल्ट वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसकी वैल्यू लगभग 7 होती है ना, तो इसलिए इसका तो मान हो ही नहीं सकता, तो ये भी हट गया। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू तो 12 हो ही नहीं सकती। तो राइट आंसर क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज लिथियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग बेस। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन इज एन, क्या ये एंटीसेप्टिक है, रोगाणुरोधक है, एंटी डिप्रेसेंट है, अवसादरोधी, डिप्रेशन को कम करने की दवाई है, दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक है, या फिर एंटीबैक्टीरियल, जीवाणुरोधी? इट्स एंटीबैक्टीरियल, जीवाणुरोधी होती है। वे पदार्थ जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, द सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर, क्या स्मोक? हाँ होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण भी होता है। आर्गन नहीं होता। इनर्ट गैस जो बहुत कम क्वांटिटी में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इट्स नॉट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? द कलर ऑफ कैरेट इज ऑरेंज बिकॉज यह विशिष्ट मिट्टी में उगता है, दैट्स नॉट अ रीजन। इसमें कैरेटीन होता है, यस हो सकता है। यह सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आता, होता है ही इसका प्लांट, तो बिना सनलाइट के कैसे अपना खाना बनाएगा? इट्स नॉट अ करेक्ट। पूरा पौधा नारंगी रंग का नहीं होता है, सिर्फ कैरेट ही नारंगी कलर ऑरेंज कलर की होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द कैरेटीन प्रेजेंट्स इन द कैरेट। H2O तथा H2O2 निम्नलिखित में से कौन से नियम को दर्शाते हैं? H2O एंड H2O2 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज? तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स जब एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो है रेशियो डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे H2O है 2s1 है, यहाँ पे H2 मतलब जो ऑक्सीजन है उसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। इससे एक तो क्वांटिटी फिक्स हो गई, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन होकर अलग अलग कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये नियम कौन सा होता है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर? तो जो डीकम्पोजिशन, अपघटन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी होती है। डीकम्पोज करने के लिए, बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की जरूरत होती है। डीकम्पोजिंग रिएक्शन क्या कहती है कि अगर एक कंपाउंड है उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे B and C, तो इसको डिवाइड करने के, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी लगेगी ना, इसलिए क्या होगी? ऊष्मा देना पड़ेगी, तो ऊष्मा शोषित करेगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट। सबसे लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट पूछा है, लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं पूछा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट, धातु तत्व, वो कौन सा है? लिथियम। तो स्टूडेंट ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर। इसी तरह के और टेस्ट पेपर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमारी टॉपिक वाइज मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।